कि राज्यसभा चुनाव हुए, आपने वोट नहीं दिया, आप किस ओर थे, ये सवाल रहा। पार्टी बनाने का ऐलान आप कर सकते हैं, तो ये माने कि युवाओं के चेहरों के साथ। अगर मुझे मलाई खानी होती तो पिछले 2.5-3 साल से मेरे पास अनेक ऑफर, आज भी अगर मैं यस करूं तो ये भाजपा वाले मुझे कैबिनेट मंत्री बनाने को तैयार हैं। आज ये राजनीतिक पार्टियां, ये नेता अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देके जो इनके यसमैन होते हैं। कभी किसी नेता की ओर से खिलाफत की गई कि आप इस मुद्दे पर ज्यादा मत बोलिए, यहाँ पर इतना मत कीजिए, इस तरह से कभी हुआ? बलराज कुंडू इतना कमजोर नहीं है कि उसको कोई ऐसे टोक दे कि इस पर मुद्दे मत बोलना। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। महम वो क्षेत्र जिसने हरियाणा की राजनीति को कई आयाम दिए और कई नाम दिए। अब उसी महम से एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जो फिलहाल यात्रा पर निकले हैं। हम ये माने कि हरियाणा की सियासत के पन्नों में उनका नाम भी फिलहाल तो एक निर्दलीय विधायक के तौर पर वो दर्ज करा चुके हैं, लेकिन भविष्य में क्या कुछ होगा वो शायद ये इस यात्रा के जरिए हमें बता सकें। सर, पहला सवाल यही, यात्रा का सियासी मकसद क्या है? अगर सियासी मकसद से हटकर भी अगर हम लोगों की बात करें तो वो मकसद क्या है? देखिए, इसका सियासी मकसद ये है, आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश का हर वर्ग, युवा की बात करें, आज सबसे ज़्यादा आज युवा पीड़ित और परेशान है। आज युवा को अपना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी सीएमए डाटा के अनुसार 37% पहुँच गई है और उस हिसाब से आज हरियाणा देश का सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी में आ गया है। आज प्रदेश का युवा सीईटी के नाम पर जो एक महज ऐसा एक सोसा छोड़ दिया युवाओं के साथ में, आज प्रदेश का युवा उस सीईटी के नाम पर रुल चुके। ये सीईटी जो है ना, आज से 3 साल पहले सरकार ने इसकी प्लान किया था और 3 साल में मात्र एक बार ही पेपर हुआ है सीईटी का, और उस पेपर में भी कि रिजल्ट में इतनी कंट्रोवर्सी होगी। पहले उसका सरकार ने किया था कि 50% मार्क्स के साथ वो क्वालिफाई होंगे। 11 लाख बच्चों ने उसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया था और 7.5 लाख बच्चे उसके टेस्ट में बैठे थे। उसमें 3,54,000 बच्चों को जो है ना, उनको क्वालिफाई किया था, पास किया था। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि मात्र जो उसकी जॉब का 4% जो बच्चे जो उनके भर्ती निकाली गई है, उसके हिसाब से जो अब तक की जो जॉब्स हैं, उसमें लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चे उसके अंदर जो सेकंड टेस्ट के अंदर बैठने में का उसके क्वालिफाई करते हैं। तो ये 50% क्वालिफाइंग का क्या ड्रामा था। और मात्र 11 लाख बच्चों में से सिर्फ 25 हज़ार बच्चे, तो बाकी जो है 11 लाख के 11.5 लाख में से 25 हज़ार, 11.25 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा। इतना बड़ा खेल इस सीईटी के नाम पर बच्चों के साथ खेला जा रहा है। फिर पुलिस की भर्ती पीछे इन्होंने निकाली थी 2019 में, जिसकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग के ऊपर तलवार लटकी, क्योंकि सरकार जो भी 2019 के बाद में जितनी भी पोस्टें निकाली हैं, उसमें ऐसे लकूने छोड़ दी कि हर उसको चैलेंज होकर कोर्ट के अंदर लटकी पड़ी हैं। करीबन इन्होंने 12-13 हज़ार जो पोस्टें निकाली थी उनको विड्रा कर लिया है। सरकार की नीयत ही नहीं है। कौशल रोजगार निगम के नाम से एक ऐसा विभाग खोल दिया है जिसको सरकार कहती है कि टेम्परेरी बेस पे 1 साल के लिए इसमें हम बच्चों को लगाएंगे, डिपार्टमेंटों का काम सफ़र ना करे जब तक। लेकिन उसके साथ ये नहीं बोलती कि 1 साल के अंदर हम परमानेंट भर्तियां भी निकालेंगे, ये नहीं बोल रही कहीं पे भी। उसमें ऐसा धांधलेबाजी कर रही है कि उसका ऐसा कि ना तो कोई उसका रिजल्ट डिक्लेयर करती है कि किस आधार पर उस कौशल रोजगार में लगा रहे हैं। आज हमारे एमए, एमएड, बीए, बीएड, बीटेक, एमटेक बच्चे आज इन्होंने चपरासी की लाइन में, पीएन की लाइन में खड़े कर दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ, 20 दिन करीबन आज से 20-25 रोज़ पहले मेरे पास एक गरीब आदमी मेरे मदीने गांव से आया, जो सिलाई करके जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया। वो मेरे से कहने लगा, भाई साहब, कौशल रोजगार निगम के अंदर मेरे बेटे ने पीएन के लिए अप्लाई कर रखा है, इसमें इसकी मदद करो, इसको नौकरी दिलवाओ। मैंने उस बच्चे का देखा कि ये पढ़ा लिखा बच्चा रखता है। मैंने कहा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो बताया कि वो सिविल से एमटेक था वो बच्चा। मेरी ये रूह कांप गई जब एक एमटेक बच्चा सिविल, उस बाप ने सिलाई मशीन चलाकर अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया था, इसलिए एमटेक कराई थी कि बड़ा होके किसी विभाग में एक्शन एसडीओ लगेगा, बड़ा अधिकारी बनेगा, मेरे भी एक दिन उसके आएंगे। और आज वो बच्चा एक एमटेक बच्चा, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की
जो टेम्पररी ये नहीं पता 6 महीने की है 1 साल की, उसके लिए लाइन में खड़ा होकर मेरे पास अप्रोच कराने आया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? एक एमटेक क्वालिफाई बच्चा एक कलरक को जब चाय पिलाएगा, उसके जूठे कप धोएगा, तो उसकी डेथ हर रोज़ होएगी। ये एक दर्द पीड़ा मैंने महसूस की। आज मेरे प्रदेश का खिलाड़ी की बात करें, आज देश के 70% मेडल जो है ना हरियाणा प्रदेश के हमारे बच्चे बेटा बेटी हमारे छोटे भाई बहन वो लेके आते हैं, और सरकार ने उसका खेल कोटा ही ख़त्म कर दिया। आज एक खिलाड़ी को पैदा करने के लिए एक गरीब आदमी को पूरा घर खिलाना पड़ता है उसको, तब जाके खिलाड़ी पैदा होता है। तो आप मुद्दों को तो साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन आपके बयान देखते हैं कि हर हलके से कुछ ऐसे नौजवान दें जो कि जिनको मैं चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकूं, तो तीसरी पार्टी का भी हम माने के ऐलान हो सकता है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज जो है प्रदेश का खिलाड़ी सड़कों पे है, प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे है, प्रदेश का सरपंच सड़कों पे है। आज बुजुर्गों की पेंशन काट दी, वो आक्रोश में है। प्रदेश का गरीब आदमी फैमिली आईडी के नाम पर जो इनकम का खेल उसके अंदर खेला जा रहा है, उसमें उनके राशन का, प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या आज प्रदेश के अंदर बन गई है। तो उसके लिए सत्ता परिवर्तन का खेल जो हर 5 साल में होता है, चेहरे बदल जाते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। आज प्रदेश में महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे है कि हाहाकार मचा हुआ है। उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन की मेरी जन जागृति यात्रा जो मैं निकाल रहा हूँ, प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए, प्रदेश के युवा को बढ़ाने के लिए। जब तक पढ़ा लिखा नई सोच का ऊर्जावान युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगा, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए युवा को जगाना बहुत ज़रूरी है। आज ये राजनीतिक पार्टियां, ये नेता अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देके, जो इनके यसमैन होते हैं, वो किसी नए पढ़े लिखे को मौका नहीं देते। आप हर पार्टी के अंदर देख लीजिए, वहाँ सिर्फ उसको वो टिकट मिलती है जो इनका चाटुकार, इनका गुलाम, इनका यसमैन हो। या तो पैसे में टिकट बिकती हैं या अपने गुलामों को टिकट देते। ऐसी व्यवस्था जब तक रहेगी, विधानसभा के अंदर मैं पूरे प्रदेश से मेरे पास फ़ोन आते हैं हर वर्ग के, मैं उनके, आपने देखा वो मुद्दे उठाता हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं होता। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष एक 20-20 मैच खेलते हैं, शेरो शायरी करते हैं। विधानसभा के जो पटल की जो है ना, उसकी गरिमा ही धूमिल करती है। वहाँ चर्चा प्रदेश के जो है ना हालात पे होनी चाहिए, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पे होनी चाहिए, प्रदेश के किसान की बदहाली पे होनी चाहिए, कर्मचारी व्यापारी की बदहाली पे होनी चाहिए। लेकिन वहाँ चर्चा उस पर नहीं होती। वहाँ एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं। आज 8.5 साल हो गए भाजपा की सरकार को। आज भी जब कोई चर्चा बहस होती है तो वो कांग्रेस की बातों को गिनाने लग जाते हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बताते कि आपने 8.5 साल में क्या किया। सेकंड टर्म में आज 2019 के बाद एक भी कोई भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई ये सरकार। तो आज जिस प्रकार का माहौल है, उस माहौल को देखते हुए मैं प्रदेश में निकला हूँ जन जागृति यात्रा निकालने प्रदेश के लोगों को। तो मैंने पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी तराही तराही हाहाकार देखता हुआ आ रहा हूँ। लोगों ने मुझे ज्ञापन दिए हैं, मुझे अपने दर्द सुनाए हैं। किसान अलग परेशान है, युवा अलग परेशान है, और वो चाहता है इस सिस्टम, इन लोगों की, इन पार्टियों के झूठे वादे, ये लोक लुभावने जो सपने दिखाते हैं, उससे तंग आ चुके हैं। और ये पार्टी के चाटुकार गुलाम जो इनके नेताओं हैं, जो इनके विधायक चुन के भेजे, इन सब से आज हर वर्ग परेशान है। तो क्या परिवर्तन अकेले बलराज कुंडू कर पाएंगे? देखिए, मैं आज चला था वहाँ से, मुझे आज 14 दिन हो गए हैं, और आपने पूरी आप फीडबैक ले रहे होंगे। इनको, मुझे भी ये एहसास नहीं था कि लोगों का इतना प्यार, आशीर्वाद और इतना हुजूम रात को अब देख रहे हैं आप अगले गांव में। आप अभी मेरे साथ चलेंगे, देखना कितने लोग, 500-600 लोग खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं रात, आज कितना अंधेरा होने के बावजूद भी। पिछले गांव में आपने देखा हो किस प्रकार से 90-90 साल की बुजुर्ग माताएं मुझे देखने के लिए कि कौन ये बलराज कुंडू है जो आज इसने तहलका मचा दिया। तो वो आज बदलाव, आज विश्वास उठ गया है इन नेताओं के झूठे वादों से, बड़ी बड़ी बातों से। और युवा तो इनके ऊपर विश्वास करना ही बंद कर दिया। इसलिए युवा को आगे बढ़ाने, एक नई सोच के ऊर्जावान पढ़े लिखे युवाओं की भागीदारी राजनीति में होगी, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। तभी वो उनके लिए, वो गरीब किसान का बेटा जो गांव में पैदा हुआ हो, जो उसकी तकलीफ को, दर्द को समझता हो, ऐसे युवाओं की भागीदारी राजनीति में कराने के लिए मैंने ये जन जागृति यात्रा निकाली है। पार्टी बनाने का ऐलान आप कर सकते हैं, तो ये माने कि युवाओं के चेहरों के साथ?
देखिए, ये अभी आने वाले समय में मैं लोगों से फीडबैक लूँगा पूरे प्रदेश से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने डिस्क्लोज़ तो नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द हम इस यात्रा के समापन के बाद में एक बड़ी रैली करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उस रैली में लोगों से फीडबैक लेंगे, उसके बाद आगे क्या क्या कार्यक्रम रहेगी, आगे के रूपरेखा तैयार करने का काम करेंगे। बीच में सवाल ये भी रहे कि राज्यसभा चुनाव हुए, आपने वोट नहीं दिया, आप किस ओर थे, ये सवाल रहा। देखिए, मैं किसको वोट देता? भाजपा की नीतियों से मैं ये प्रदेश परेशान है, मैं उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता था, उसके समर्थित उम्मीदवार को कैसे वोट दे सकता था। रही दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का था, क्या कांग्रेस पार्टी को इस 2.5 करोड़ जनता में एक भी हरियाणा प्रदेश में इस काबिल कोई पढ़ा लिखा ऐसा बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको राज्यसभा के लिए टिकट दे देते? एक बाहर से किसी को उठा के और हमारे हरियाणा के लोगों के बीच में छोड़ दिया कि इसको राज्यसभा से एमपी बनाए, जिसको ना हरियाणा प्रदेश की कुछ स्थिति का पता, ना लोगों का पता, ना समस्याओं का पता। मैं कैसे, मेरी अंतरात्मा ऐसे नहीं हो सकती किसी ऐसे इंसान को मैं अपनी वोट दूँ। मैं अपनी वोट देता तो मेरे ऊपर भी ठप्पा लगता। शायद बलराज कुंडू में 20-30-50 करोड़ रुपये बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें मेरे पास आई थी, लेकिन बलराज कुंडू बिकाऊ नहीं है। बलराज कुंडू जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया है। अगर मुझे मलाई खानी होती तो पिछले 2.5-3 साल से मेरे पास अनेक ऑफर, आज भी अगर मैं यस करूं तो ये भाजपा वाले मुझे कैबिनेट मंत्री बनाने को तैयार हैं। लेकिन बलराज कुंडू जनता के साथ है, जन सेवा की भावना से राजनीति में आया है और इस राजनीति के अंदर कुछ परिवर्तन करने का जज्बा और सोच रखता है। इसलिए मैं तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ टोटली। मैं तो पहला आदमी हूँ जो मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की भी नहीं सोची थी। इस सफ़र पर भी मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल बचपन से लेकर वो सफ़र बताएं ज़रा सर। देखिए, मैं तो गांव में एक किसान के घर में पैदा हुआ, एक फौजी का बेटा हूँ। गांव कौन सा आपका? गांव मेरा भाली गांव है और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था और सपने भी मोटरसाइकिल से बड़े कभी लेने नहीं आते थे। जब स्कूल में जाते थे तो मेरे गांव के हमारे एक चाचा लगते थे, वो ठेकेदारी करते थे, तो ये सपना था कि बड़े होके चाचा जैसी मोटरसाइकिल लेंगे, ठेकेदारी करूँगा। वो ठेकेदारी करते थे, इससे मोटरसाइकिल से बड़े हमें सपने मिले लेने। मैं तो उस परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर बीएसएफ के अंदर थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो एक पैसा मिलता है फौजी को, वो थोड़े से पैसे से लेके एक ट्रक लेके काम शुरू किया था, डंपर पुराना, वो भी उसको रात को मैं खुद चलाता था कई बार, तो ड्राइवर नहीं होता था। और वहाँ से मैंने सफ़र किया, मेहनत से मैं जो भी काम करता हूँ जुनून से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। उस ईमानदारी की और मेरे माँ बाप की नेक कमाई और उसके आशीर्वाद से परमात्मा ने मुझे इस काबिल बनाया। फिर उसके बाद एक अंतरात्मा से अंदर से एक आवाज़ आई, बलराज सिंह, अपना और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया। अब जिस सरजमी पे, जिस गांव में पैदा हुआ, जिस मिट्टी में, उसका जिस प्रकार से राजनीतिक लोग शोषण कर रहे हैं, वो अपने घर भरने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां, अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए आज जो है उनका शोषण झूठ बोल के बड़े बड़े सपने दिखाकर उनको करते हैं। इस राजनीति में बदलाव की ज़रूरत है और इसी सोच और निर्णय को लेकर मैं जो है राजनीति में आया हूँ, कुछ करने का, कुछ नया करने के लिए। राजनीति में आज लोगों का ये हाल है और जो ये नेता हैं, मैं कहता हूँ, मैं सारे नेताओं के मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये आज इनके पास इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियाँ हैं, हज़ारों हज़ारों करोड़ के महलों में रहते हैं, फार्म हाउसेज में रहते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनके पास कौन से बिजनेस चलते थे, इनके बाप दादा ने कौन से बिजनेस किए थे, जो आज इतनी संपत्ति कहाँ से आई? ये इस प्रदेश को लूट के आई है। मेरा वो दर्द, वो टीस, आज मेरा प्रदेश बेहाल है और ये नेता जो है ना, राजभोग करके, अपने ऐशो आराम करके इस प्रदेश को लूट के अपनी संपत्तियां खड़े करने का काम, ये बात लेकर इस प्रदेश के युवा को जगाने आया हूँ, इस प्रदेश के किसान, कर्मचारी, व्यापारी, गरीब को जगाने निकला हूँ। और प्रदेश में गरीब किसान मजदूर का बेटा जो पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और नई सोच वाला हो, अब ज़माना बदल गया है, नई सोच वाले युवाओं को मैं राजनीति में भागीदारी हो, उनको जगाने के लिए निकला है बलराज को। अब एक कहावत सुनिए सर कि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जिनके बड़े दांतों में छोटे आदमी ना अक्सर चबा जाया करें। तो मैं देखती हूँ कि बलराज कुंडू निर्दलीय हैं, उधर मैं देख रही हूँ कि जेजेपी पार्टी है, पूरा एक अपना जनाधार है, उधर ताऊ देवीलाल की विरासत लिए एक और नेता हैं, इधर मैं कहूँ कि बीजेपी के इतने सारे नेताओं की फहरिस्त है। तो इनके बीच में आप जो जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हो, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? चैलेंज भी तो इतने सारे हैं ना सर। मेरे पास उन चैलेंज को टकराने का सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी और सच्चाई है, मेरी वो जन भावना की सोच है,
मेरी ताकत लोगों का वो प्यार और आशीर्वाद है जो इनसे टकराने के लिए मैं आज तैयार हूँ। और आज पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, आज ये नेशनल चैनल के आप जो है ना मेरे सामने आया है। 15 दिन पहले छोटे छोटे चैनल भी मुझे पूछ नहीं रहे थे, आज हरियाणा के हर चैनल के टीम आकर मेरा इंटरव्यू ले रही है, मेरी रैली को दिखा रही है। ये मेरा सच्चाई का जज्बा और जन सेवा की भावना, इसकी सच्चाई सच्चाई के रास्ते में कांटे होते हैं, कठिनाई होती है, लेकिन जीत एक दिन सच्चाई की होती है। और मुझे भरोसा है ये लोगों की बद्दुआ इन लोगों को ज़रूर लगेंगी और एक दिन इस गरीब किसान का, मेरे वर्ग का, इनके लिए सवेरा आएगा। और ऐसे लोग होंगे जो इनके जन सेवक बन के इनके लिए काम करें, इस प्रदेश को लूटने के लिए काम नहीं करें। ऐसा बहुत जल्द ये मेरी जन जागृति यात्रा इस प्रदेश के अंदर ऐसी चिंगारी छोड़ेगी, आने वाले समय में आप देखेंगे एक बदलाव का इतना बड़ा ज्वालामुखी फटेगा कि ये सब तहस नहस होकर पार्टी के नेता ये सब जो ढह जाएंगे। ये आपको सामने बहुत जल्द इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो करने वाले आप अकेले रहेंगे, बिना किसी का सहारा लिए, बिना किसी का कंधा लिए? मैं अकेला नहीं, इस प्रदेश के लोग मेरे साथ होंगे, इस प्रदेश का युवा मेरे साथ होगा, इस प्रदेश के मेरी बहनों की दुआएं मेरे साथ होंगी, इस प्रदेश की मातृशक्ति का आशीर्वाद मेरे साथ होगा। तो वो सब बहुत बड़ी ताकत मेरे साथ हैं। ये चोर लुटेरे मेरे साथ नहीं होंगे ये वे, लेकिन इस प्रदेश के लोग मेरे साथ होंगे। बलराज कुंडू अकेला नहीं है। आप देख रहे हैं रात के कारवां में बच्चा से लेकर बूढ़े तक लेकर नाचते हुए किस प्रकार से चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत मेरे साथ में है। कभी किसी नेता की ओर से खिलाफत की गई कि आप इस मुद्दे पर ज़्यादा मत बोलिए, यहाँ पर इतना मत कीजिए, इस तरह से कभी हुआ? बलराज कुंडू इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको कोई ऐसे टोक दे कि इस पर मुद्दे मत बोलना। बलराज कुंडू जो बोलता है, जो उसके मन में आता है, बेबाकी से बोलता है और पूरा निडर होकर बोलता है, बगैर डरे हुए बोलता है। तो महम में मैं देखी कि महम कांड का अक्सर हम जिक्र सुनते थे सर, उनके बाद भी हमने देखा कि ताऊ देवीलाल की राजनीति में किस तरह का परिवर्तन आया। फिर आनंद सिंह डांगी का नाम हम सुनते थे, फिर हम नाम सुन रहे हैं आपका। तो हम ये मान लें कि महम का फिलहाल का जो गढ़ है उसके बीच में अब राज आपका आ गया है। अब मानते हैं कि भविष्य में भी आप लगातार अजेय ही रहेंगे महम पर? देखिए, ये तो आप महम में जाके महम वाले से पूछिए। वो महम वालों का प्यार, आशीर्वाद, ताकत उन्होंने मुझे दी और उनसे पूछ के ही आज हरियाणा प्रदेश में निकला हूँ मैं। उस महम वालों ने मुझे आश्वस्त किया है कि महम की चिंता छोड़ दे। महम की जनता तो पहले से भी बहुत ज़्यादा ताकत के साथ मेरे साथ खड़ी है, उनका आशीर्वाद है। आप हरियाणा प्रदेश को आज ज़रूरत है उसको अलग जगाने की, और वो शंखनाद करके मैं नांगल चौधरी की धरती से इस प्रदेश में निकला हूँ और इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बलराज कुंडू। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।